हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो रेलवे ग्रुप डी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कंप्लीट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो कि 17 और 18 अगस्त को आपसे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं उस पर बेस्ड है। तो आप लोगों के लिए आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि आने वाली शिफ्टों में एग्जामिनर आपसे किस रूप में सवाल पूछेगा, साथ ही साथ वह कहाँ पे चेंजेस लेकर आएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम लोग वैसे प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कि आपसे पूछे गए 17-18 अगस्त को, उसी पे बेस्ड सवाल होंगे। उसके बाद हम लोग इस वीडियो के लास्ट में फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आप लोग यदि अपडेट कर लोगे तो उससे डायरेक्ट आपको सवाल दिखने हैं और किस रूप में सवाल दिखने हैं यह भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल आपके सामने, आपसे रिक्वेस्ट होगा, मैं ह्यूज डिमांड पे यह वीडियो बना रहा हूं तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, साथ ही साथ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको हमारे चैनल पे लेवल 6 के, लेवल 4 के सॉल्यूशन एनटीपीसी सीबीटी 2 के काफ़ी अच्छे रूप में मिलेंगे, तो आप लोग उसे सॉल्व कर लेना क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो, आपसे सिटिंग अरेंजमेंट के जो सवाल पूछे गए हैं वह 6 व्यक्ति को बिठाकर पूछा गया है। एक तो सर्कल पे पूछा गया था और सभी का सेंटर मुख की ओर था। एक आपसे स्क्वायर पे पूछा गया था। आने वाले समय में वो आपसे रेक्टेंगल से पूछ ले, इस रूप में किसी न किसी रूप में वो आपसे पूछेगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, वो आपसे 6 व्यक्ति के आसपास ही पूछेगा। कहीं आपसे 5 पूछ लेगा, कहीं 6 पूछ लेगा, लेकिन एग्जामिनर 8 व्यक्ति तक नहीं जाएगा, यह तय है। तो चलिए हम लोग इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। मान लो यह हमारा एक वृत्ताकार मेज है जहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति। तो मान लो यहाँ एक व्यक्ति बैठेगा, एक यहाँ, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ आपसे कहा जा रहा है जो सभी का जो मुख है वो केंद्र की ओर है, तो यहाँ पे मुख जो है केंद्र की ओर बना दोगे आप। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना, जब भी किसी व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है, मान लो यहाँ पे केंद्र की ओर यदि किसी का मुख हो जाए तो उसके लिए हमेशा राइट साइड यहाँ पे होगा और लेफ्ट साइड हमेशा यहाँ पे होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, आप लोग खुद को यहाँ पे बिठा कर रख सकते हो। तो अभी आप लोगों से कहा जा रहा है स्टेटमेंट में बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बिठा हुआ है। आप लोग ध्यान से समझना आप लोग इस कॉन्सेप्ट को। बी ई के दाईं ओर, तो हम लोग क्या करेंगे, ई का पोजीशन कहीं भी लेट कर लेंगे। हमने यहाँ पे ई का लेट कर लिया, आप चाहो तो यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, कहीं भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ई का पोजीशन फिलहाल लेट कर लिया। आपसे कहा जा रहा है बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। अब ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, बी बैठा है। अब अभी यदि यहाँ पे ई बैठा हुआ है, इसके दाईं ओर पहले पर कौन है, ये व्यक्ति है, दूसरे पर यह व्यक्ति है, और दूसरे पर हमारा बी बैठा है, तो यह व्यक्ति हमारा बी हो गया। अब आपसे आगे क्या कहा जा रहा है, सी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब ई कहाँ है, यहाँ पे, और सी कहाँ बैठे है, उसके ठीक बाईं ओर। तो ठीक बाईं ओर यह व्यक्ति है जो कि हमारा सी है। अब आपसे आगे कहा जा रहा है एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, एफ डी के दाईं ओर। अब आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होगा। देखो, यदि हम लोग यहाँ पे मान ले डी का पोजीशन, क्योंकि डी के दाईं ओर बैठा हुआ है एफ, तो हम लोग यदि यहाँ पे मान लो फिलहाल हम लोग यदि यहाँ पे डी को मानते हैं तो क्या इसके दाईं और दूसरे स्थान पे एफ बैठ सकता है। आप लोगों को पहले पी है, दूसरे पर ऑलरेडी सी बैठा हुआ है, यानी कि डी का यह पोजीशन हमारा रॉन्ग है। यदि हम लोग डी को यहाँ पे मान लेते हैं तो आप लोग कहोगे इसके दाईं और दूसरे स्थान पे एफ बैठा हुआ है, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पे हमारा एफ आ जाएगा। यह पॉसिबल है कि डी यहाँ पे बैठे। और यदि ये जो खाली पोजीशन है, यदि हम लोग यहाँ पे डी को 1 सेकंड के लिए बिठा लेते तो उसके दाईं और दूसरे स्थान पे आप क्या बिठा पाते, आप लोगों को पहले दूसरे पे ऑलरेडी ई था तो यहाँ पे बिठा नहीं पाते, तो केवल ई का जो डी का जो पोजीशन है वो यहीं पे पॉसिबल है। तो रह क्या गया, आप लोग कहोगे सी ई डी बी एफ बैठ चुका है, तो हमारा केवल ए रह गया। तो हमने यहाँ पे इस पोजीशन को ए बना दिया। अब आप लोग कहोगे, आपसे पूछा क्या जा रहा है ए के दाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो आप लोग को कि ए कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, इसके दाईं और तीसरे स्थान पे। तो दाईं और हमेशा यहाँ पे करोगे आप लोग। पहले पर सी बैठा है, दूसरे पर ई बैठा है, तो तीसरे पे कौन बैठा है, आप लोग को डी बैठा है। वही हमसे पूछा जा रहा था एग्जामिनर के द्वारा। तो वहाँ पे कहा गया है ए के दाईं और तीसरे स्थान पे, तो ए हमारा यहाँ पे इसके दाईं और तीसरे स्थान पे हमारा डी बैठा हुआ है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, आप लोगों को डी, हमारा ऑप्शन डी में है, तो यही इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से किसी भी प्रश्न को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। एग्जामिनर काफी आसान सा प्रश्न पूछ रहा है, केवल आपका स्पीड आपको मेंटेन करना है। देखो आप लोग, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है सी के ओ को इन्होंने एफ एन एन लिख डाला,
FLP को IOM लिखा है, तो DPQ को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। यानी कि पहले का जो दूसरे से रिलेशन है वही तीसरे का यहाँ पे चौथे से है, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है वही रिलेशन आपको बताना है पांचवें से छठे का किस रूप में होगा। तो आप लोग हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। देखो इस रूप में एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस लेटर डिफरेंस पे सवाल, तो आप लोग ध्यान से समझना। देखो सी को इन्होंने एफ लिख डाला, अब सी का अपोजिशन कितना होता है आप लोगों को 3 होता है, एफ का यहाँ पे 6 होता है, यानी कि +3 कर दिया इन्होंने। सेकेंड देखोगे के को एन लिख दिया, तो क्या किया है आप लोगों को +3 कर दिया इन्होंने। तीसरे पर क्या है, ओ को इन्होंने एल लिख डाला, ओ का पोजीशन 15, एल का यहाँ पे 12, यानी कि -3 कर डाला इन्होंने। तो यह जो सीरीज है ये फॉलो होता आ रहा है। आइए हम लोग सेकंड में भी चेक कर लेते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यही सीरीज फॉलो हो रही हो। आप लोग कहोगे एफ को आई लिखा यानी कि +3 कर दिया है, यहाँ पे एल को ओ लिखा यानी कि +3 कर दिया है, और यहाँ पे पी को एम लिखा यानी कि -3 कर दिया है, यानी कि सेम पैटर्न चलता आ रहा है। तो यहाँ भी हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करके आंसर लेकर आ जाएंगे। देखो डी को +3 करोगे, अब आप लोग कहोगे डी हमारा कितना होता है, तो 4 होता है। यदि डी 4 होता है +3 करेंगे तो 7, और 7 हमारा जी का होता है। तो किस ऑप्शन में जी, आप लोग कहोगे ऑप्शन इन दोनों में है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो यहीं से कट गया हमारा। बाकी के दोनों ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो लास्ट लेटर को हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्यू है, अब क्यू में लास्ट लेटर में क्या कर रहे थे हम लोग -3, तो क्यू का पोजीशन यहाँ पे 17, तो 17 -3 यानी कि 14, और 14 हमारा एन का होता है, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो जी और बीच में कोई लेटर होगा फिर एन होगा। किस ऑप्शन में है आप लोगों को, ऑप्शन बी में है, तो यही इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। सेम इसी पैटर्न पे ग्रुप डी एग्जाम में आपसे सवाल पूछा गया है, तो आप लोग इसे कर जाओ, पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, फायदे में रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है जो कि आपसे पूछा गया है। आपसे कहा जा रहा है श्यामलाल एक मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम की ओर था। अब आप लोग ध्यान से समझना, वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, मान लो यदि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसके लिए हमेशा राइट साइड जो होता है वो हमेशा पूर्व हो जाएगा। यदि फेस उसका नॉर्थ की ओर है तो हमेशा लेफ्ट साइड उसका पश्चिम होगा, और हमेशा उसका बैक साइड हमेशा साउथ होता है और फ्रंट साइड नॉर्थ होता है। यदि आप लोग उस रूप में ना समझो तो ये हमेशा रट के रखो, ये हमारा डायरेक्शन नॉर्थ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, और यह हमारा साउथ होता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना क्योंकि हम लोग इस पर अभी सवाल करने वाले हैं। और देखो आप लोग इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यदि इसके बीचों बीच कोई रेखा गुजरे तो 45 डिग्री एंगल बनाएगा, और यदि मान लो कोई व्यक्ति एन से लेकर वो साउथ तक यदि यहाँ पे कंप्लीट घूम जाता है तो वहाँ पे 80 डिग्री का कोण बनाएगा। कैसे, तो आप लोगों को यहाँ से 90 और यहाँ से 90 यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी तरीके से कंप्लीट यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ से लेकर कंप्लीट घूमकर नॉर्थ पे आ जाए तो वह 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान रखना क्योंकि हम लोग इसका यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे कहा गया है श्यामलाल एक मंदिर में खड़ा था, उसका मुख पश्चिम की ओर था। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, अब यदि मुख उसका पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम किधर है आप लोगों को, यहाँ है पश्चिम आपका। यदि यानी कि उसका जो फेस है वो पश्चिम की ओर है, यहाँ पे है। अब आपसे कहा जा रहा है वो टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अब यहाँ से यदि दक्षिणावर्त दिशा में यानी कि दाहिनी ओर 45 डिग्री मुड़ेगा, यहाँ से यदि वो यहाँ तक जाता तो 90 होता, 45 जा रहे थे बीचों बीच यहाँ से मुड़ा। अब फिलहाल उसका जो फेस है वो इस दिशा की ओर है। अब आपसे कहा जा रहा है फिर उसने दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ा। अब यहाँ से यदि कोई व्यक्ति इस दिशा की ओर देख रहा है, यदि यहाँ से दक्षिण वो मुड़ता है और 180 मुड़ता है तो ठीक वो अपने अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करते हो इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, यानी कि उसका फिलहाल जो फेस है वो इस दिशा की ओर है। अब आपसे कहा जा रहा है फिर वह वामावर्त 45 डिग्री मुड़ता है। अब इसके लिए दाहिनावर्त ये रहा आपका और बायावर्त ये रहा, यानी कि बायावर्त यदि वो मुड़ जाएगा 45 डिग्री तो फिलहाल इस पॉइंट पे आ जाएगा, यानी कि उसका अब जो फिलहाल फेस है वो इस दिशा की ओर है। अब आपसे कहा जा रहा है जो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो हम लोग बता देंगे इस दिशा की ओर मुख है, यानी कि यह जो दिशा होता है हमारा यह ईस्ट होता है, यानी कि पूर्व होता है। वही हमसे एग्जामिनर जानना चाह रहा था, तो इसका सही जवाब है ईस्ट यानी कि पूर्व। किस ऑप्शन में है आप लोगों को, ऑप्शन डी में है, तो यही इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। आने वाले शिफ्टों में एग्जामिनर आपसे इस रूप निश्चित रूप से एक और सवाल पूछेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
एग्जामिनर इस रूप में कई सारे सवाल सेट कर चुका है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को देख कर जाओ समझ। आपसे कहा जा रहा है 6 व्यक्ति हैं जो कि अलग अलग आयु के हैं। अब यहाँ पे आपसे एग्जामिनर जैसा बोले आप लोग सीधे प्रश्न को एक नज़र देखो और सॉल्व करना शुरू किया करो एग्जाम में, क्योंकि उतना समय नहीं होता है कि हम लोग कंप्लीट प्रश्न को पढ़े फिर सॉल्व करें। आप लोग जैसे जैसे प्रश्न को देखो, पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ। देखो आपसे कहा जा रहा है केवल एक व्यक्ति y से छोटा है, यानी कि 6 व्यक्ति हैं टोटल। तो y यदि हम लोग यहाँ पे फिक्स करते हैं तो y के ठीक नीचे केवल एक व्यक्ति आ सकता है, बाकी सभी इससे बड़े हैं एज में, यानी कि सब इससे ऊपर 4 व्यक्ति आ जाएंगे, क्योंकि टोटल व्यक्ति कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 6 व्यक्ति ऊपर, 4 व्यक्ति ऊपर आ चुके हैं। अब आपसे आगे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है x e से बड़ा है। यदि मान लो हम लोग एक रिलेशन फाइंड कर ले तो e यदि यहाँ पे पुट करते हैं तो इससे बड़ा कौन सा है, x है, और यहाँ पे किंतु d से छोटा है, यानी कि x d से छोटा है, तो यानी कि d x e का एक रिलेशन हमें मिल चुका है। अब हमसे एग्जामिनर कह रहा है ई वाई से बड़ा है। अब यहाँ पे यदि वाई यहाँ पे है तो ई से बड़ा होगा, यानी कि ई से ऊपर आएगा। ऊपर कौन सा पोजीशन है, आप लोग को ई यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, क्योंकि हमसे यह कहा है कि वाई से ई बड़ा है, यह नहीं कहा कि ठीक बड़ा है। यदि ठीक बड़ा कहा होता तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते, आगे पढ़ेंगे कोई हिंट मिलता है तो। यहाँ पे कहा जा रहा है ना तो डी ना ही सी सबसे बड़ा है, यानी कि मान लो यदि हम लोग यहाँ पे डी को पुट करेंगे तो यह हमसे कह रहा है ना तो डी सबसे बड़ा है, तो डी हमारा यहाँ नहीं आ सकता है। यदि मान लो हम लोग यहाँ पे सी को पुट करते हैं तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है सी सबसे बड़ा नहीं है, तो यह भी नहीं आ सकता है, यानी कि डी सी तो ऊपर आ नहीं सकता। तो कहाँ आएगा, आप लोगों को नीचे आएगा। और हमें यह जो सीरीज है वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो हम लोग यदि यहाँ पे इसे पुट कर लेते हैं, डी सबसे ऊपर नहीं आएगा तो ठीक डी इससे नीचे आ सकता है, और उससे नीचे एक्स है और उससे नीचे ई है, तो ये हमारा एक सीरीज कंप्लीट बन चुका है पहले से। तो यहाँ से हमने देखा डी एक्स ई का एक सीरीज बन चुका है। और हमसे कहा है जो सी सबसे टॉप यानी कि सबसे बड़ा नहीं है तो सबसे नीचे आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन कहाँ रह गया, केवल वाई के नीचे का रह गया, तो ये हमारा सी का पोजीशन है। यानी कि हमारा जो क्रम है वो रेडी है, तैयार हो चुका है। क्या है, आप लोग कहोगे डी है, एक्स है, ई है, वाई है और सी है। अब रह कौन गया, आप लोग कहोगे जो भी रह गया वो टॉप पे आएगा। क्या रह गया, आप लोग कहोगे सी तो आ चुका है, डी आ चुका है, यहाँ हमारा जेड रह चुका है, तो जेड हमारा टॉप पे आ गया, यानी कि यह पोजीशन जेड का है। यानी कि हमारा जो क्रम है वो तैयार है। अब एग्जामिनर आपसे जैसा जो कुछ भी पूछे आप लोग निकाल दोगे। वो आपसे जानना चाह रहा है जो कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं। अब जेड से सीनियर कितना है, आप लोग को जेड सबसे टॉप पे है, यानी कि सबसे सीनियर है, तो इससे कितना व्यक्ति ज़्यादा एज का है, आप लोग को 0 व्यक्ति, इससे बड़ा कोई भी नहीं है, सबसे बड़ा यही है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, आप लोगों को ऑप्शन बी में है, तो यही इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, रैंकिंग का बेसिक सा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझना। एक कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा रैंकिंग का ध्यान रखना, क्योंकि इसी पे एग्जामिनर घुमा फिरा कर आपसे सवाल पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखना। कहीं भी हमें यदि टोटल व्यक्ति फाइंड करना हो किसी पंक्ति में, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना टोटल जो होता है वो होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 के बराबर। यानी कि लेफ्ट से उस व्यक्ति का पोजीशन प्लस राइट से उस व्यक्ति का पोजीशन माइनस 1 करेंगे। उसी रूप में यदि आपसे टोटल पूछ दे टॉप और बॉटम का, तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, यानी कि टॉप से उस व्यक्ति का पोजीशन प्लस बॉटम से पोजीशन माइनस 1। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है टोटल फाइंड करने का, कि व्यक्ति टोटल पंक्ति में कितने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से 21वां है। यानी कि रमेश टॉप से 16th पोजीशन पे है, बेस से बॉटम से यहाँ पे 21वें पोजीशन पे है। तो हम लोग यहाँ से टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, यानी कि क्लास में टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो आप लोग कहोगे टोटल जो व्यक्ति हैं वो क्या हो जाएगा, तो 16 प्लस 21 माइनस 1, अभी हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि 21 6 27 10 37 माइनस 1, यानी कि 36। तो टोटल व्यक्ति 36 है। आगे आपसे कहा जा रहा है यदि 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हो गए, तो कितने व्यक्ति अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। देखो टोटल व्यक्ति 21 है और इसमें से यदि 21 व्यक्ति पास हो गया तो फेल हम लोग निकाल लेंगे,
क्योंकि यदि टोटल में हम लोग इसमें से यदि 5 को माइनस कर देते हैं तो हमारा फेल निकल के आ जाएगा। कितना कितना हो जाएगा आप लोग को? 36 माइनस 21 हो जाएगा, यानी कि 36 में से 1 कम करो 35, 35 में से 20 कम कर दो 15। तो किस ऑप्शन में है? 15 ऑप्शन डी में है। तो ये इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। बेहद आसान सा कॉन्सेप्ट है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है 5 बॉक्स हैं। देखो प्रश्न को देख के आपको घबराना नहीं है, प्रश्न आपको काफ़ी लंबे से दिखेंगे लेकिन इसका सॉल्यूशन बेहद आसान है। आप लोग ध्यान से समझना। 5 बॉक्स है जो कि एक के ऊपर एक उन्हें रखा गया है। अब आपसे जो भी कहे आप लोग सॉल्व करना शुरू करो। आपसे कहा जा रहा है बॉक्स एम को बॉक्स एन के ऊपर रखा गया है, यानी कि मान लो यहाँ हमने बॉक्स एन को पुट कर दिया तो एम कहाँ आएगा? इससे ऊपर, यानी कि हमने माना यहाँ पे एम रहा होगा। यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, लेकिन ऊपर रहेगा, यह तो फिक्स है। तो एन का पोजीशन अभी फिलहाल हमने फिक्स कर लिया। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है बॉक्स एन को बॉक्स के ऊपर रखा जाता है, यानी कि के हमारा कहाँ जाएगा? एन के ठीक नीचे, क्योंकि के ऊपर एन को रखा जाता है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है बॉक्स एल को ओ के नीचे रखा गया है, जबकि यहाँ पे बॉक्स ओ को बॉक्स के नीचे रखा गया है। अब बॉक्स के नीचे ओ को रखा गया तो ओ आ जाएगा नीचे। उसके बाद कौन आ जाएगा? आप लोग कहोगे यहाँ पे हमें क्लियर कहा गया है जो बॉक्स एल को ओ के नीचे रखा गया, यानी कि एल ओ के बाद आ जाएगा। यानी कि ये हमारा क्रम क्या बन गया? आप लोग कहोगे फिलहाल जो हमारा क्रम रेडी है वो एम एन के ओ एल का क्रम है। अब आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे फिलहाल एम का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, बाकी सभी का पोजीशन फिक्स है। हमसे आगे कहा जा रहा है एम को एन के ऊपर रखा गया, ठीक है। बॉक्स ओ को के नीचे रखा गया, यह भी ठीक है। उसके बाद आगे कहा गया है बॉक्स एन को बॉक्स के ऊपर रखा गया है, एन को के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। बॉक्स एल को बॉक्स ओ के नीचे रखा गया है, एल को ओ के नीचे, यह भी ठीक है। तो निम्नलिखित में किस बॉक्स को सबसे नीचे रखा गया है? अभी आप लोग कहोगे टोटल 5 बॉक्स थे जिसमें कि 1 2 3 4 का पोजीशन फिक्स था, तो 5वां तो इससे एन से ऊपर ही है, तो यह भी फिक्स हो गया 5वां। यानी कि हमारा क्रम एम एन के ओ एल का बन चुका है। अब वो हमसे एग्जामिनर जानना चाह रहा है निम्नलिखित में से किस बॉक्स को सबसे नीचे रखा गया। तो सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है? आप लोग कहोगे एल बॉक्स है, यानी कि किस ऑप्शन में एल है? आप लोग कहोगे एल जो है हमारा ऑप्शन बी में है। तो यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। जिन भी छात्रों का आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो सिलॉग का प्रश्न है जो कि आपसे 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका सेम बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते होंगे। देखो वेन डायग्राम से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। आपसे कहा जा रहा है कथन में सभी ऊँट गधे हैं, यानी कि मान लो ये ऊँट है जो कि ये कंप्लीट ऊँट है। अब सभी ऊँट गधे हैं तो हमने सभी ऊँट को गधे के अंदर बिठा दिया। अब आपसे कहा जा रहा है कुछ बिल्लियाँ ऊँट हैं, यानी कि यह जो ऊँट का हिस्सा है यह कुछ बिल्लियों के बराबर है। अब आपसे कहा जा रहा है सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं, यानी कि बिल्लियाँ के अंदर कहीं ना कहीं ये डॉल्फिन यह हमारा समा जाएगा, क्योंकि सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहा जा रहा है? सभी डॉल्फिन गधे हैं। देखो डॉल्फिन हमारा यहाँ पे है, आप लोग ध्यान से समझना, डॉल्फिन हमारा यहाँ पे है और आपसे कहा जा रहा है सभी डॉल्फिन गधे हैं, गधे हमारा यहाँ पे है। तो क्या सभी डॉल्फिन गधे हो सकते हैं? आप लोगों को हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, या पॉसिबल नहीं है। जहाँ भी आपको 1% भी डाउट लगे ना, आप लोग वहाँ उसे गलत मानोगे। यहाँ पे कहा गया है सभी डॉल्फिन गधे हैं, डॉल्फिन ये हमारा हिस्सा है, गधा का ये कंप्लीट हिस्सा है, तो डॉल्फिन बाहर भी तो आ सकता है। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल पॉसिबल, बाहर आ सकता है। तो सभी डॉल्फिन गधे हो सकते हैं? आप लोग कहोगे नहीं हो सकते। जहाँ भी 1% डाउट लगे उसे गलत मानोगे। नेक्स्ट है कुछ डॉल्फिन गधे हैं। अब ये हमारा डॉल्फिन का हिस्सा है, ये गधा है, तो कुछ डॉल्फिन गधे हैं। देखो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि डॉल्फिन हमारा बाहर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है। यानी कि पॉसिबिलिटी है, जहाँ भी 1% डाउट लग जाए वह हम लोग उसे गलत करते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी है, तो ये हमारा ये पे गलत हो गया। यानी कि दोनों स्टेटमेंट निष्कर्ष हमारा गलत है। तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी बिल्लियां गधे हैं। अब देखो ये बिल्लियां का कंप्लीट हिस्सा है और ये गधे का हिस्सा है, तो सभी बिल्लियां गधे हो सकते हैं। आप लोगों को नहीं हो सकते। देखो कुछ तो हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा ये तो है, कुछ बिल्लियों का हिस्सा गधे के हिस्से के बराबर है, लेकिन सभी बिल्लियां क्या गधे में आ सकती है? आप लोगों को नहीं आ सकती है, तो यह भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि 3 के तीनों निष्कर्ष जो हैं वो यहाँ पे गलत हैं। सभी
निष्कर्ष गलत कोई भी फॉलो नहीं करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो इस पे बेस्ड आपको 3 से 4 सवाल मिलेंगे इस लॉग पे बेस्ड, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेना। देखो मैं आपको फटाफट केवल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो सेम ही सवाल को मैं आपको 4 सवाल 5 सवाल को कराऊँ और आपका टाइम वेस्ट करूँ, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोग ध्यान से समझना। आपसे अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में QHD को MNV को ITN को EZF को AFX को एक सीरीज में लिखा जाता है, तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगा ये आपको बताना है। आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है, Q है, यहाँ पे M है। यदि हम लोग फर्स्ट लेटर देखें तो कितना जंप ले रहा है, आप लोगों को 17 से 13 हो जा रहा है, यानी कि -4 हो जा रहा है। सेकेंड में H से N हो जा रहा है, अब H का पोजीशन 8, N का हो रहा है हमारा 14, यानी कि +6 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे थर्ड में D का पोजीशन कितना है, 4 है, V का पोजीशन क्या है, V का 22 है, यानी कि यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, कितना 8 हो जा रहा है। यानी कि आप लोगों ने देखा यह सीरीज चल रहा है हमारा -4 +6 -8 का। आइए हम लोग सेकेंड में चेक करते हैं क्या यह पॉसिबल है। आप लोग कहोगे यहाँ पे 13 कितना है, M का पोजीशन 13, तो M से I हो जा रहा है, यानी कि -4 हो जा रहा है। N से 20 हो जा रहा है, यानी कि N का पोजीशन 14 और T का 20, यानी कि +6 हो रहा है, बिल्कुल सही है। V से N हो जा रहा है, यानी कि आप लोग कहोगे V का पोजीशन 22 है, N का 14 है, -8 हो जा रहा है, यानी कि सेम हमारा यही यहाँ पे सीरीज चल रहा है। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, आप लोग को -4 करेंगे। अब -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे ये हमारा A है, A में -1 करेंगे तो हमारा Z हो गया, -2 करेंगे Y हो जाएगा, -3 करेंगे X हो जाएगा, -4 करेंगे W हो जाएगा, यानी कि W वाला टर्म होगा, तो X वाला टर्म यहीं गलत हो गया आपका। बाकी A और D में अभी पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। +6 वाला F का पोजीशन कितना, 6 का, इसमें +6 यानी कि 12 होना चाहिए। 12 किसका पोजीशन है, L का पोजीशन है, यानी कि WL होना चाहिए। किस ऑप्शन में है, आप लोगों को WL ऑप्शन A में है, ये इसका सही जवाब है। यानी कि इस रूप में भी सीरीज पे सवाल पूछे जा रहे हैं लेटर सीरीज पे, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है 11 का संबंध 130 से है, तो वही संबंध बताना है कि 16 का किससे होगा। आप लोग ध्यान से समझना। सेम प्रश्न पूछा गया है, 11 को 130 लिख रहा है, यानी कि 11 को 130 हम कैसे लिख सकते हैं। आप लोग को यदि 11 से 130 के आसपास पहुंचना है तो क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर 121 प्लस इन्होंने कितना कर दिया, 9 कर दिया, तो नेक्स्ट भी वही हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर +9 हमारा आंसर। 16 का स्क्वायर कितना, 256 हो जाएगा, +9 यानी कि 265। किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे 265 हमारा ऑप्शन ए में है, तो यही इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। देखो कोडिंग डिकोडिंग से भी कई सारे प्रश्न आए हैं, आप लोग ध्यान से समझना। गुड डेट्स पे को इन्होंने इस कोड में लिखा है। देखो कभी भी आपको प्रश्न कोड नहीं पढ़ना है, जब भी आपसे इस रूप में एग्जामिनर सवाल करे आप लोग सीधे प्रश्न पे आ जाओ, जो पूछ क्या रहा है वो हमसे पूछना चाह रहा है, जो काउंट को हम लोग किस रूप में लिखेंगे। तो आप लोग देखोगे काउंट हमारा किस स्टेटमेंट में यूज़ हुआ है, आप लोग काउंट ना तो इसमें यूज़ हुआ है ना ही इसमें यूज़ हुआ है, केवल इसमें यूज़ हुआ है, यानी कि हमारा वही लेटर यहाँ पे वही कोड आंसर बनेगा जो कि केवल इसी स्टेटमेंट में यूज़ हुआ हो, यानी कि इससे पहले यूज़ ना हुआ हो। आप लोग कहोगे इससे पहले कौन सा यूज़ हुआ है, यहाँ पे यदि हम लोग ध्यान से देखें तो देखो ओडी हमारा यहाँ पे है, ओडी यहाँ पे है, तो ओडी तो हो नहीं सकता, ओडी कट गया हमारा। नेक्स्ट टीआर यहाँ पे है, टीआर यहाँ पे, तो टीआर हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्या रह गया, SNUM। देखो SN क्या ऊपर यूज़ हुआ है, आप लोग कहोगे नहीं यूज़ हुआ है। क्या UM यूज़ हुआ है, यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि केवल हमारा SN और UM ही यहाँ पे पॉसिबल है, या तो SN हो जाएगा या फिर UM हो जाएगा, दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे तो काउंट का जो कोड हो जाएगा वो या तो SN हो जाएगा या UM हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, आप लोग को ऑप्शन बी में है, तो यही इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हो, कभी भी आपको प्रश्न नहीं पढ़ना है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैलेंडर का यह बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना।
1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो उसी वर्ष 31 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप में हम लोग सबसे पहले ईयर को चेक करते हैं, क्या वो लीप ईयर है। आप लोगों को लीप ईयर हमारा या नहीं है 2017, क्योंकि 4 से हमारा नहीं जा रहा है कंप्लीट। तो आप लोग को यदि लीप ईयर नहीं है तो इसमें फैब कितने दिनों का हो जाएगा, आप लोग को 28 दिनों का हो जाएगा। यदि लीप ईयर होता तो फैब 29 दिन का होता। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। अब आपसे कहा जा रहा है 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो मार्च में 31 मार्च को कौन सा दिन होगा। देखो जनवरी में कितना दिन शेष रह गया, आप लोग को कि जनवरी में हमारा 30 दिन शेष रह गया। फेब में कितना दिन शेष रह गया, लीप ईयर नहीं है तो फेब में 28 दिन शेष रह गया। उसके बाद आप लोग कहोगे जो मार्च का कितना दिन लेना है, तो 31 मार्च तक लेना है, तो मार्च का 31 दिन रह गया। अभी आप लोग कहोगे इसका हम लोग ऑड डे निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यदि हम लोग सबसे पहले 30 का ऑड डे निकाले तो कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो जो रिमाइंडर होता है वही हमारा ऑड डे होता है। यानी कि 30 को यदि हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चक 28, तो ऑड डे आ गया हमारा। 28 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे हमारा 0 आ गया। यदि 7 से डिवाइड कर देंगे 31 को, तो 7 चक 28, 3 ऑड डे आ गया। यानी कि कुल मिलाकर हमारा ऑड डे जो है वो 5 आ जा रहा है। यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो गुरुवार से 5 ऑड डे बढ़ जाएगा। यानी कि गुरुवार यानी कि थर्सडे प्लस 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो थर्सडे से प्लस 5 करो। देखो बृहस्पतिवार है तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि हमारा मंगलवार आंसर होना चाहिए। किस ऑप्शन में है, आप लोग को मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, आपसे कहा जा रहा है 132, 129, 124, 117, 108 को इन्होंने सीरीज के रूप में लिख दिया है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये आपको बताना है। आप लोग ध्यान से समझना। देखो 132 से 129 क्या कर रहे हैं ये लोग, आप लोग कहोगे -3 कर दे रहे हैं। 129 से 124 क्या हो जा रहा है, -5 हो जा रहा है। 124 से 117 -7 हो जा रहा है। 117 से 8 यानी कि -9 हो जा रहा है। आप लोग कहोगे यहाँ पे यह सीरीज चलता आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे -2 का डिफरेंस है यहाँ पे, यानी कि -11 हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि 108 में -11 कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 108 में से पहले 8 कम कर दो, यानी कि 100 में से 3 कर दो 97, यानी कि 97। तो 97 किस ऑप्शन में है, आप लोगों को 97 हमारा ऑप्शन बी में है, तो यही इसका सही जवाब है। देखो इस टाइप का प्रश्न लगातार ग्रुप डी एग्जाम में 17 और 18 को पूछा गया है। तो आप लोग इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तैयार रखो अपने आप को, ताकि बड़े से बड़े प्रश्न को सॉल्व कर सको। देखो अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को फटाफट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट जो कि आपके आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले घड़ी का कॉन्सेप्ट आता है। तो घड़ी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना। घड़ी में वो आपसे 2 टाइप के सवाल पूछ रहे हैं। एक तो एंगल बेस्ड होता है कि आवर्स और यहाँ पे मिनट के बीच के सुई के बीच कितने एंगल बनेगा जब घड़ी में 5 बज रहा हो, जब घड़ी में 7 बज रहा हो, 7:30 बज रहा हो, 9 बज रहा हो। तो देखो उस टाइप का यदि आपसे प्रश्न पूछता है तो हम लोग उसके लिए क्या पढ़े हैं, जो आवर्स हमको गिवन है ना उसे हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करते हैं और मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो वही हमारा एंगल होता है। आप लोग दोनों में किसी को भी माइनस आपस में कर सकते हो। हमारा जो रिजल्ट आएगा हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, यानी कि मोड में आएगा। यानी कि आप लोग आर्ट्स में माइनस कर दो, मिनट में माइनस कर दो, हमेशा हमारा रिजल्ट प्लस में ही आएगा। आप लोग प्लस मान कर चलोगे, तो वहाँ से हम लोग एंगल निकाल लेते हैं। और सेकंड जो आपसे पूछा गया है इस बार 17 तारीख को, 17 अगस्त को, वह पूछा गया है कि 90 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 दिन में कितनी बार, 2 दिन में। हालांकि वहाँ जो आपसे पूछा गया था वह 2 दिन का पूछा गया था कि 2 दिन में मिनट और आवर्स के सुई के बीच 90 डिग्री का एंगल जो है वो कितनी बार बनेगा। तो आप लोग हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, रट जाओ, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है। देखो 1 घंटे में हमेशा 1 आवर्स में जो मिनट और घंटे के बीच की सुई के बीच जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो 2 बार बनता है। और आप लोग हमेशा 12 आवर्स का याद रखना, 12 आवर्स का वो हमेशा आपका 22 बार बनेगा। आप लोग कहोगे यहाँ पे 12 × 2 24 होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे 22 क्यों माना, क्योंकि 3 और 6 पे, 3 और 9 पे कर लो, 3 और 9 पे आपका जो एंगल है वो रिपीट हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 22 को मानेंगे। तो 12 घंटे में 22 बार जो है वो 90 डिग्री का कोण मिनट और आवर्स की सुई के बीच बनता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अब हमसे जो भी पूछे हम लोग 12 पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हमसे पूछा गया था कि यहाँ पे 2 दिन में,
अब 2 दिन का क्या मतलब होता है, आपको 48 घंटे का होता है 2 दिन का मतलब, यानी कि यदि 12 घंटे में 22 बार बना रहा है तो 48 घंटे में कितनी बार बनाएगा, आप लोगों को 4 गुना है तो यह भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 88 बार बनाएगा। तो 88 आंसर था उस प्रश्न का। जिन भी छात्रों का 88 आ रहा था एग्जाम में वहाँ पे, वो लोग बिल्कुल सही थे। तो देखो घड़ी के ये 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। उसके बाद देखो स्टेटमेंट और कंडीशन वाले प्रश्न बनते हैं। कंक्लूजन, यहाँ पे कंक्लूजन आप लोग कर लेना। स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले प्रश्न बनते हैं, स्टेटमेंट एजम्पशन वाले प्रश्न बनते हैं। ये आपसे 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना। देखो आप लोग कहीं भी यहाँ पे क्या करोगे, एजम्पशन वाले में हमेशा रियल फैक्ट जो कि भी आपको गिवन रहे ना, स्टेटमेंट में जितना गिवन रहे आपको उतना ही मानकर चलना है, अपने मन से कुछ भी लेट नहीं करना है, भावना में नहीं बहना है। वहाँ केवल इसका यही रूल है, आप लोग उसे फॉलो करना। वो किस रूप में सवाल पूछता है, आप लोग समझदारी से उसका आंसर तब वहाँ पे दे पाओगे। जितना भी आपको गिवन है उसी बेसिस पे आपको जज करना, अपने मन से जज नहीं करना कि यदि वो कह रहे हैं तो मैं भावनाओं में बह गया, सहानुभूति ले गया, ऐसा नहीं करना आपको। जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर वहाँ पे देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ब्लड रिलेशन का बेसिक सा सवाल आ रहा है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो उड़ा दोगे सवाल को, कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं है। उसके बाद डाइस का भी बेसिक सा प्रश्न, जैसे कि मान लो हम लोग तो पढ़ ही चुके थे डाइस का, इस टाइप का प्रश्न आ रहा था। मान लो 6 है 5 है, यहाँ पे मान लो एक, यहाँ पे 3, मान लो 6 है 5 है 3 है, यहाँ पे है 5 है, उसके बाद 2 है 4 है। इस टाइप से कंपेयर करने वाला हम लोग क्या करते थे, 5 कॉमन है तो यहाँ से आप लोग एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज में दोनों को लिख दो, वही आंसर होता है। यानी कि यहाँ पे 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। पहले से यदि हम लोग क्लॉकवाइज में जाए और सेकंड से क्लॉकवाइज में जाए तो 5 के सामने 5 लिखोगे, जो कॉमन है उसको सामने लिखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, 2 है, उसके बाद 4 है, यानी कि यहाँ पे सामने आमने सामने हो गया। लेटर का जहाँ भी कॉमन आ जाए, 2 लेटर कॉमन आ जाए तो तीसरा इक्वल हो जाता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका डाइस का, आप लोग हमेशा ध्यान रखना। इसमें कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग इस कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रेलवे का फेवरेट रहा है, वो लगातार प्रश्न पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखना। देखो इसमें आपको 3 साइन याद रखना है। एक आपका ग्रेटर का साइन हो गया, सेकेंड हो गया इक्वल का, और तीसरा ग्रेटर इक्वल्स टू का। ये 3 साइन है जिसपे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे डिपेंड करता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, यदि मैं फैमिली ट्री से आपको समझा डालूं तो हमेशा यह जो साइन होता है ये हमेशा सबसे ग्रेटेस्ट होता है। यानी कि हम लोग इसे दादाजी मान लेते हैं फैमिली के थ्रू, दादाजी यानी कि सबसे सीनियर, जहाँ ये आ गए वहाँ सब मान जाएंगे। उसके बाद हो गया आपका सेकेंड, हम लोग इसे फादर का यहाँ पे लोगो दे देते हैं। यानी कि ये जो आपका साइन होता है ग्रेटर इक्वल्स टू का, ये फादर के समान होता है, यानी कि दादाजी से ठीक छोटा। यानी कि हमारे सामने यदि फादर आ गए तो हमें मानना पड़ जाएगा, और यहाँ पे मैं अपने आप को रख लेता हूँ इक्वल्स टू के। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग यदि ध्यान रखोगे तो किसी भी प्रश्न को उड़ा दोगे। इसी टाइप में आपसे लेस दिन में भी आता है सेम कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट हमारा यह साइन है, उसके बाद यह है, उसके बाद यह है। आप लोग इसमें हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। हमेशा जब भी हमारा राइट इक्वेशन बनेगा वो तभी बनेगा जब हमारा जो डायरेक्शन है साइन का वो सेम है। मान लो एक हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इसी बीच में रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे कभी भी इस रूप में रिलेशन नहीं हो सकता है। जब भी साइन अपोजिट हो जाए वहीं हमारा जो मामला है वो गलत हो जाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी का, उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके सामने वो काउंटिंग फिगर का है। अब काउंटिंग फिगर में क्या आ रहा है, ट्रायंगल का बेसिक सवाल आ रहा है। देखो ट्रायंगल का तो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जो बेसिक है एक तो यह वाला है, आप लोग जानते होंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने का 1 2 3, तो टोटल क्या होगा 3 2 5 1 6 हो गया। इसी में यदि एक और लाइन दे दे तो वहाँ पे 3 2 5 1 6 6 6 12 हो गया। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, तो वह कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो आपसे पूछा जाता है, ये बेसिक सा एक ट्रायंगल है, इसकी यदि वर्टिसेस को हम सामने वाले साइड से मिला दें तो कितना ट्रायंगल बनेगा, तो आप लोग हमेशा याद रखना 16 बनता है। तो ये कंप्लीट है एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जो कि आपसे पूछा जाता है। काफ़ी बेसिक सा ही है, आप लोग आसानी से काउंट करके भी वहाँ पे फाइंड कर सकते हो आंसर। उसके बाद सेकेंड है वाटर इमेज और मिरर इमेज। देखो वाटर इमेज मिरर इमेज क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कोई साइन है, मान लो एक आपका मान लो W है, एक आपका A है, और यदि आपसे इसका मिरर इमेज पूछ ले तो मिरर इमेज जब भी बनेगा वो हमेशा राइट टू लेफ्ट बनता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना। यानी कि यदि राइट हमारा फिगर गिवन है तो हमारा लेफ्ट इसका मिरर इमेज बनेगा,
और यदि वाटर इमेज बोल दे तो वाटर इमेज हमेशा अप और डाउन में बनता है, यानी कि यदि हमारा ऊपर फिगर गिवन है तो नीचे उसका मिरर यहाँ पे वाटर इमेज बनेगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि एक तो लेटर से पूछता है और दूसरा आपका फिगर से पूछता है। जैसे फिगर में मान लो यहाँ पे W है और यहाँ पे A है। अब इसका यदि आपसे वाटर इमेज पूछ ले तो क्या होता है, अप डाउन बनता है, यानी कि वाटर इमेज जो होगा हमारा, या ए जो है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो पॉइंट जो है इसका टॉप वो बॉटम हो जाएगा, बॉटम टॉप हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा आपका। और ये W जो है ये पलट के M हो जाएगा। तो ये नॉर्मल छोटा सा कॉन्सेप्ट है वाटर इमेज का। और यदि मिरर इमेज आपसे कहते तो मिरर इमेज क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। अब यदि हम लोग W को यहाँ पे राइट टू लेफ्ट करें या लेफ्ट टू राइट करें, W का W ही रह जाता है। A राइट टू लेफ्ट करे, लेफ्ट टू राइट करे, ए ही रह जाता है। तो यहाँ पे यह जो है मिरर इमेज में चेंज नहीं होगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि 30 से 25 मिनट में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे दूँ, सभी टाइप के प्रश्न को करा दूँ। यदि आपको आज का क्लास पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना, और आप लोग कमेंट कर सकते हो कि आप लोगों को किस टॉपिक का यहाँ पे या फिर किस सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।